हेलो। भारत में कुषाण वंश के शासन के बाद जो हमारा या इतिहास में जो अगला चैप्टर है वो है भारत में गुप्त काल। और प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं तो भारत में गुप्त काल एक ऐसा काल रहा है जिसका शासन भारत में काफी समय तक रहा है। जैसा कि दक्षिण भारत में सातवाहन वंशों का शासन रहा है, कुछ वैसा ही उत्तर भारत में गुप्त काल का शासन पाया जाता है। सातवाहनों का राज उधर लगभग 300 से 400 साल तक रहा है, तो वही कुछ ऐसा उत्तर भारत में गुप्त काल भी पाया जाता है। गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी माना गया है। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का जो भारत में इतिहास है, इसके हमारे जो स्रोत हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो विशाख दत्त द्वारा एक नाटक लिखा गया है जिसे बोलते हैं देवी चंद्र गुप्तम। तो गुप्त काल का जो स्रोत है वो पहला है देवी चंद्र गुप्तम, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो अगला स्रोत मिलता है वो मिलता है मृच्छकटिका, जो संस्कृत का नाटक है मृच्छकटिका। ये भी गुप्त काल के इतिहास का एक स्रोत है जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से वात्स्यायन का कामसूत्र है। और प्रयाग में एक लेख पाया गया है जो कि समुद्रगुप्त के मंत्री का था, हर्षेण का। प्रयाग लेख या उसको प्रयाग प्रशस्त भी बोलते हैं। तो गुप्त काल की जानकारी के ये ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से गुप्त राजाओं के काफी सिक्के मिले हैं और गुप्त काल में कुछ ऐसे मंदिरों का भी निर्माण किया गया था जिनसे कि हमें गुप्त शासन के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल की उत्पत्ति या उनका मूल जो निवास स्थान है वो भारतीय इतिहास के लिए एक अबूझ पहेली रहा है। गुप्त शासक किस जाति के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में, इसके बारे में कोई पुष्टित प्रमाण नहीं है और न ही इनके मूल स्थान के बारे में कोई प्रमाण है कि ये कहाँ के रहने वाले थे या इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विद्वानों ने अपने अपने अनुसार कई मत दिए हैं कि नहीं ये इस जगह के निवासी थे या इस वर्ण के थे, तो उसमें कुछ विद्वानों ने अपने अपने पक्ष में जो तर्क रखे हैं। तो सबसे पहला जो इतिहासकारों ने तर्क रखा वो कहा गुप्तों का जो उत्पत्ति है उनका कहना था कि बंगाल है। और बंगाल के बारे में इन्होंने एक वो दिया कि जो चीनी यात्री इतसिंह आया था उसके लेखों के आधार पर या उसके यात्रा विवरण के अनुसार कुछ इतिहासकारों ने बंगाल को गुप्तों का मूल स्थान माना है। इतसिंह के अनुसार यह माना गया है कि 500 साल पहले, इतसिंह से 500 साल पहले हुई लून नामक एक चीनी यात्री नालंदा आया था। यहां पर उसने चिलकुतो से एक गुप्त शासक का नाम का वर्णन किया है और उसने बताया है कि गुप्त शासक चिलकितो ने चीनी बौद्ध भिक्षुओं के लिए मंदिर बनवाया था और उनके निर्वहन के लिए उसने उस समय 34
गांव जो है दान में दे रखे थे कि इसकी आमदनी से इस मंदिर का खर्चा चलेगा। उस मंदिर को चीन का मंदिर भी कहा गया है। उसी स्थान पर एक मिल्किया शोकिया पोनो नामक स्थान है, जिसे कि मृग शिखा वन कहा जाता है, और वो एक मठ के पास है और गंगा नदी से 40 योजन दूर, नालंदा से 40 योजन दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो उस 40 योजन दूर नालंदा से जो गंगा नदी के तट पर यह स्थान है, उसको गुप्तों का मूल स्थान माना गया है। और यदि नालंदा से 40 योजन की दूरी को गंगा तट पर नापते हैं तो 40 योजन 240 मील के बराबर पाया जाता है। और यह स्थान अगर नापा जाता है, जिसको कि हमने बताया कि मिल्किया शिकियो पोनो नामक स्थान मृग शिखा वन, उससे अगर नालंदा से 40 योजन दूर इसकी दूरी नापते हैं, अर्थात 240 मील दूरी नापते हैं, तो ये स्थान आज के बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पड़ेगा। तो इससे माना गया कि उस समय गुप्त शासक जो इस सिंह ने जिसका वर्णन किया है कि हुई लून के समय में जो शासक आया था और उस शासक ने वहां पर चीनी बौद्ध भिक्षुओं के लिए मंदिर बनवाया था और उनके निर्वहन के लिए 34 गांवों की आमदनी दान दिया था, जिसे कि चीन का मंदिर कहा जाता है, वो जो है नालंदा से 40 योजन दूर था। और 40 योजन दूर अर्थात 240 मील दूर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला वो स्थान पड़ता है। तो इस प्रमाण पर या इस साक्ष्य से माना गया कि गुप्त शासकों का जो मूल स्थान था या उनके संस्थापकों का जो मूल स्थान था वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला था। ये विद्वानों ने तर्क दिया कि नहीं, पश्चिम बंगाल इस कारण से गुप्तों का मूल स्थान है। लेकिन इसके अपोजिट जो तर्क दिए गए, इसके विरोध में जो तर्क दिए गए, उसमें यह कहा गया कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो महागुप्त को माना गया है। और जबकि चिलकितो जो है, भारतीय शब्द में अगर चिलकितो का हम जो है रूपांतरण करते हैं तो इसका अर्थ होता है श्री गुप्त। और श्री गुप्त नामक जो है गुप्त काल में कोई राजा नहीं हुआ है। तो पहली इस तर्क से इसको खारिज किया गया कि जिस चिलकितो को हम गुप्त शासक मानते हैं वो श्री गुप्त है और गुप्त वंश का संस्थापक महागुप्त माना गया है। तो इसी प्रकार से ये जो है पश्चिम बंगाल में जो चिलकितो था वो गुप्त वंश का शासक नहीं था, कोई अन्य शासक रहा होगा। दूसरा जो तर्क दिया गया कि जो चिलकितो के आधार पर पश्चिम बंगाल को गुप्तों का क्षेत्र माना गया है, तो ये कहा गया कि इत सिंह ने ये कहा है कि उससे 500 साल पहले हुई लून नामक चीनी यात्री आया था। अब इत सिंह भारत में कब आया था? तो इत सिंह जो भारत में आया था वो 671 ईसा पूर्व आया था। अब 671 ईसा पूर्व से 500 साल पहले, ये अगर 671 ईस्वी में आया था और 500 साल मानते हैं तो 171 के आसपास हुई लून जो है भारत आया था। तो इस हिसाब से अगर हम मानते हैं तो भारत में गुप्त वंश की स्थापना कब हो गई थी? 171 ईस्वी में। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो किसी भी स्थिति में 275 ईस्वी के पूर्व नहीं हो सकता है, क्योंकि 275 ईस्वी के पूर्व गुप्त का कोई जो है शासन भारत में नहीं दिखाई पड़ता है। तो गुप्त वंश का शासन हम 275 ईस्वी में मानते हैं, जबकि इत सिंह के कथनानुसार जो हुई लून आया था वो 171 ईस्वी में आया था। तो इस प्रकार से जो चिलकितो था वो गुप्त शासक नहीं था, कोई अन्य शासक रहा होगा। तो विद्वानों ने अपने इन दो तर्कों से पश्चिम बंगाल को गुप्तों का मूल स्थान मानने से सर्वथा इनकार कर दिया है। अब इसके बाद आता है, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, ये तो मगध का था। मगध जो कि बिहार के क्षेत्र है, इसमें ये बताया गया कि पुराणों में विष्णु पुराण की जो रचना है वो गुप्त शासनकाल में हुई है। और विष्णु पुराण में कुछ पांडुलिपियों में
अनुगंग प्रयाग मागधा गुप्ताश्च भोक्षयंत लिखा है। अर्थात प्रयाग, अनुगंग, प्रयाग, मागधा, गुप्ताश्च भोक्षयंत, अर्थात प्रयाग और गंगा के किनारे के प्रदेश पर मगध के गुप्त लोग शासन करते हैं। ढाका से इसी प्रकार पुराण की 3 पांडुलिपियां मिली हैं, जिसमें लिखा है अनुगंग, उसमें भी अनुगंग था, उसमें अनुगंगा था, इसमें था अनुगंग। प्रयाग, चा मागधा, उसमें चा नहीं लगा था, चा मागधा, गुप्ताश्चा भोक्षयंत, मागधा भोक्षयंत, अर्थात दोनों में अंतर है। उसमें जहां लिखा है अनुगंगा प्रयाग मागधा गुप्ताश्च भोक्षयंत, वहीं दूसरी तरफ लिखा है जो कि ढाका में 3 पुराणों की पांडुलिपियां पाई गई हैं, उसमें लिखा है अनुगंग प्रयाग चा मागधा गुप्ताश्च मागधान भोक्षयंत, दोनों में अंतर। प्रथम में प्रयाग में अनुगंगा और द्वितीय में अनुगंग लिखा है। द्वितीय में गुप्ताश्च व भोक्षयंत के बीच में मागधान शब्द आया है, जबकि उसमें पहले मागधान शब्द आया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो मागधा शब्द आया है वो गुप्तों के विश्लेषण होने का मतलब प्रतीक है, अर्थात उनका विश्लेषण वो कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि जो मगध क्षेत्र था वो गुप्तों के शासन क्षेत्र में शामिल था और गुप्तों का मूल स्थान था। वायु पुराण में भी इसी प्रकार किसी गुप्त शासक के बारे में साम्राज्य का जब विस्तार का वर्णन किया गया है तो उसमें लिखा है गंगा नदी के किनारे साकेत और मगध के प्रदेशों का गुप्त वंश के लोग उपभोग करेंगे। उत्तरी बिहार में चंद्रगुप्त और लिच्छवी वंश के साथ वैवाहिक संबंध के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये निकाला गया निष्कर्ष कि जो गुप्तों का आदि स्थान था वो मगध था और इसीलिए पुराणों में इन्हें मागध गुप्त कहा गया है। लेकिन ये भी कोई तर्कपूर्ण प्रमाण नहीं था, एक केवल इतिहासकारों ने अपने हिसाब से जो ये 2 लेख मिले थे उससे अंदाजा लगाया है। तीसरा जो बोलता है इतिहासकारों का वर्ग वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को बोलता है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश को बोलने का जो कारण है वो ये है कि जो गुप्त शासकों के प्रारंभिक लेख और सिक्के जो मिले हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिले हैं और ये माना जाता है कि प्रायः किसी स्थान से जहां से ज्यादा सिक्के मिलते हैं वहीं उस राजवंश का या वंश का मूल स्थान होता है। जैसे कि बैक्ट्रियन लोगों का यवन में सिक्का मिला है या बैक्ट्रिया में मिला है। कनिष्क के काफी प्रमाण या सिक्के जो है भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में मिले हैं। इसी प्रकार से वाकाटक शासकों का जो सिक्के मिले हैं वो उनके आदि स्थान से ही मिले हैं। तो इस आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से उनके सिक्के मिलने के कारण ये माना गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है गुप्तों का शासन क्षेत्र रहा है या उनका मूल स्थान रहा है। प्रारंभ के गुप्त अभिलेखों में 8 अभिलेख इसी स्थान से मिले हैं। प्रयाग का जो प्रयाग प्रशस्त है, गुप्तों का जो महत्वपूर्ण लेख है प्रयाग प्रशस्त, वो भी प्रयाग क्षेत्र से मिला है, अर्थात वो भी लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही आसपास से संबंधित है। लेकिन हमने जब देखा तो पाया कि गुप्तों के काफी सिक्के या काफी साक्ष्य इस क्षेत्र से मिले हैं, लेकिन किनके? चंद्रगुप्त द्वितीय के और कुमार गुप्त के। तो इन दोनों शासकों के समय के सिक्के मिले हैं और ये दोनों शासक अपने वंश के पहले शासक नहीं थे, ये बाद के शासक रहे हैं और पहले के शासकों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त के समय में ये क्षेत्र उनके अधीन रहा होगा, इसलिए यहाँ पर इनके सिक्के मिले हैं। आदि स्थान इनका ये नहीं हो सकता। इसी में गुप्तों में समुद्रगुप्त
और रामगुप्त के भी काफी जो लेख हैं वो पूर्वी मालवा क्षेत्र में मिले हैं, लेकिन वहां पर सिक्के मिलने से ये नहीं माना जा सकता है कि मालवा क्षेत्र या पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गुप्तों का आदि स्थान रहा है, क्योंकि समुद्रगुप्त और रामगुप्त के पहले भी गुप्त राजा थे और उनका कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो इस प्रकार से 275 ईस्वी के पूर्व किसी भी गुप्त शासक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो गुप्तों के आदि स्थान के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। गुप्त शासक एक जिनको बताया गया है श्रीगुप्त, उनकी 2 मुहरें मिली हैं जिन पर संस्कृत और प्राकृत भाषा में श्रीगुप्तस्य लिखा है, लेकिन यह गुप्त वंश का ही शासक था, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। फिर हाल जो माना गया है, ये माना गया है कि श्रीगुप्त हो सकता है गुप्त वंश के कोई ऐसे संस्थापक रहे और उनके नाम से ही गुप्त वंश का शासन चला। गुप्त वंश का जो द्वितीय शासक माना गया है वो घटोत्कच को माना गया है। जो द्वितीय शासक माना गया है घटोत्कच को माना गया, और ये माना गया है कि घटोत्कच इसी श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच के बारे में जो चर्चा मिलती है वो जो है प्रभावती गुप्त के पूना लेख से मिलती है या रुद्रपुर ताम्रपत्र से मिलती है, और घटोत्कच को ही गुप्तों का प्रथम शासक या आदिराज बताया गया है। प्रभावती गुप्ता के पूना और रुद्रपुर ताम्र अभिलेख में घटोत्कच को ही गुप्तों का आदि शासक माना गया है। ईशकंद गुप्त का जो सुप्रिया लेख है जो कि मध्य प्रदेश के रीवा नामक स्थान पर मिला है, वहां पर भी जो गुप्तों की वंशावली प्रारंभ हुई है वो इसी घटोत्कच से ही चालू हुई है। तो माना गया है कि गुप्तों का जो शासन है मूल रूप से वो घटोत्कच से ही चालू होता है, और इस आधार पर इतिहासकारों ने सामूहिक रूप से घटोत्कच को ही गुप्त वंश का संस्थापक कहा है। गुप्त शासक श्रीगुप्त को घटोत्कच का कोई आदि पूर्वज माना गया होगा, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक नहीं माना गया होगा। ये माना जाता है कि गुप्त वंश का जो आविष्कार है या जो गुप्त वंश को बढ़ाया गया है वो घटोत्कच द्वारा ही बढ़ाया गया है। संभवतः श्रीगुप्त कोई गुप्त वंश का बहुत ही आदिकाल का राजा रहा होगा, लेकिन उसके समय में गुप्त वंश चूंकि प्रभावी नहीं था, तो घटनाक्रम के हिसाब से प्रभावी शासक के समय से ही गुप्त वंश का जो है शासन माना गया है, और घटोत्कच को ही इसका जो है श्रेय दिया गया है। तो ये माना जाता है कि जो घटोत्कच का शासन था वो लगभग 319 या 20 ईस्वी के आसपास तक रहा होगा। घटोत्कच के बाद जो वंशावली मिली है उसमें जो सबसे पहला नाम मिलता है वो मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम से जो है भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का इतिहास प्राप्त होने लगता है और इसके कई साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे गुप्त वंश में, वो गुप्त वंश के सबसे पहले शासक घटोत्कच को तो माना गया संस्थापक, लेकिन जो सबसे पहला प्रसिद्ध शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो हम अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम को घटोत्कच का ही पुत्र माना गया है, और ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। ये प्रारंभिक गुप्त शासक था जो अपने समय का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश और उस समय के लिच्छवियों वंश के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। लिच्छवी गणराज्य उस समय का बहुत शक्तिशाली गणराज्य था, तो लिच्छवियों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनका सहयोग
और उनकी शक्ति भी प्राप्त किया था, और इसके लिए उसने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो विवाह किया था वो किया था कुमार देवी के साथ, और कुमार देवी जो है वो लिच्छवि राजकुमारी थी। लिच्छवि की शक्ति और लिच्छवि वंश की एक कन्या थी। लिच्छवियों की शक्ति और उनका सपोर्ट पाने के लिए चंद्रगुप्त ने कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और लिच्छवियों से उनको जो है काफी सपोर्ट मिला था। इस संबंध में दो प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। एक ऐसा सिक्का मिला है जिसे कि चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्का कहा गया है। चंद्रगुप्त कुमार देवी, यही सिक्का जो है चंद्रगुप्त के प्रथम के इतिहास को बताता है। तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी का जो सिक्का है यही चंद्रगुप्त के इतिहास को बताता है, और इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो लगभग 25 से 30 की संख्या में मिले हैं। ये सिक्के कहाँ मिले हैं? गाजीपुर में मिले हैं उत्तर प्रदेश के, टांडा में मिले हैं, अंबेडकर नगर में मिले हैं, मथुरा में मिले हैं, वाराणसी में मिले हैं, अयोध्या, सीतापुर और राजस्थान के बायना क्षेत्र में या बयाना क्षेत्र में मिले हैं। इस प्रकार के सिक्के सोने के मिले हैं, और इसी में एक चांदी का भी सिक्का इसी प्रकार की आकृति का मिला है। इससे यह पता चलता है कि चांदी या रजत की मुद्राओं का प्रचलन भी गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हो गया था। ये सिक्के सोने और चांदी के मिले, एक सिक्का चांदी का मिला है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि रजत सिक्के जो है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था, जबकि अभी तक जब ये चांदी का सिक्का नहीं मिला था तो रजत की सिक्काओं को प्रचलित करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के काफी समय के बाद के शासक थे। फिलहाल इस सिक्के में मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं, इसीलिए इन्हें चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्के कहा गया है। इसमें पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ लिच्छवया उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर चंद्रगुप्त के जहां सिक्के हैं और उसके मुख्य भाग पर, उसी के पृष्ठभाग पर सिंह पर बैठी हुई कुमार देवी का सिक्का है, और उस पर लिच्छवया शब्द उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है जिसे कि हर्षण ने स्थापित कराया था, उसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवि दौहित्र कहा गया है। लिच्छवि दौहित्र का मतलब है लिच्छवि कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र। इस प्रकार से वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का राज्य भी प्राप्त कर लिया था। मगध और उसके आसपास का क्षेत्र प्राप्त करके चंद्रगुप्त अपने समय का सार्वभौमिक शासक बन गया था। जबकि ये माना जाता है कि सामाजिक कुलीनता के कारण लिच्छवियों को अपने रक्त समूह पर काफी गर्व था, और इसके फलस्वरूप गुप्तों ने लिच्छवियों की कन्या के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी प्रतिष्ठा को माना है कि हमारी प्रतिष्ठा में काफी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि हमने बताया कि लिच्छवी अपने रक्त समूह अपने को श्रेष्ठ मानते थे, और गुप्त शासकों ने जब उनकी कन्या के साथ विवाह किया तो वो उनके लिए काफी इज्जत की बात हुई या उनके सम्मान में काफी वृद्धि हुई। फिलहाल चंद्रगुप्त प्रथम के समय तत्कालीन समाज में अगर हम लिच्छवि राज्य के बारे में देखते हैं तो हमें वैशाली और नेपाल जो ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जो लिच्छवियों के क्षेत्र थे या लिच्छवियों के राज्य थे। जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है तो वैशाली और नेपाल में लिच्छवि राज्य स्थापित रहता है। कुमार देवी से विवाह करके
गुप्तों को वैशाली राज्य तुरंत का तुरंत मिल जाता है, जबकि नेपाल का राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में उस पर अधिकार किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के इन क्षेत्रों को प्रत्यंत राज्य कहा गया है। प्रत्यंत राज्य कहा गया है, अर्थात फोर्टियर राज्य कहा गया है, प्रत्यंत राज्य कहा गया है। लिच्छवियों का जो पहले का राज्य था, ये दोनों राज्य जो है गणराज्य थे, जो बाद में राजतंत्रात्मक हो गए थे। कुमार देवी अपने पिता की इकलौती संतान थी, अर्थात लिच्छव वैशाली के लिच्छव गणराज्य या लिच्छव राज्य की वो उत्तराधिकारी रही होंगी। इसलिए जब चंद्रगुप्त प्रथम से उनका विवाह हुआ तो ये क्षेत्र भी उनको अपनी पत्नी के उत्तराधिकारी होने के फलस्वरूप प्राप्त हो गया था। इस विवाह के बाद ही चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि को ग्रहण किया था। विवाह की स्मृति में ही चंद्रगुप्त ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। लिच्छव क्षेत्र या लिच्छव गणराज्य या लिच्छव राज्य, चूंकि हमारे गणराज्य से निकलता है कि पहले गणराज्य था, लेकिन गुप्त शासन के समय में यह राज्य हो गया था, राजतंत्र में हो गया था। तो लिच्छव जो राज्य है वो आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली राज्य था। हमने आपको बताया है कि अजातशत्रु के समय में बहुत ही शक्तिशाली था, वहां पर बहुमूल्य रत्नों की खान थी। तो वही सेम पोजीशन गुप्त शासन के समय में भी थी। तो लिच्छव आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्धशाली राज्य था और बहुमूल्य रत्नों की खान का केंद्र था। इस विवाह से गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम को काफी आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ और इससे उसने अपने राज्य को सुदृढ़ बना लिया था। तो कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम को वैशाली जैसा राज्य मिला, लिच्छव जैसे राज्य का उसको शक्ति मिली और कुमार देवी से विवाह करके वो जो है उसने अपनी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी माना। तो इस विवाह का उसको काफी फल मिला और यही एक ऐसा वैवाहिक संबंध था जिससे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने भारत में जो राज्य स्थापित किया वो 4-5 सर्वश्रेष्ठ राजाओं के शासन का केंद्र बनता है। और यही एक विवाह था जिससे गुप्तों ने अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी किया था और इसी से गुप्त वंश का शासन भविष्य में जो है स्वर्ण युग में बदलने वाला हो जाता है। चंद्रगुप्त का जो है राज प्रयाग और गंगा नदी के मैदान तक फैला था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का प्रवर्तक भी माना जाता है। इस संवत का जो प्रवर्तन है वो 319-20 ईस्वी में किया गया था। गुप्त संवत और शक संवत के बीच में 241 वर्ष का अंतर माना गया है। गुप्त संवत जो कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था गुप्त संवत, और जो शक संवत है इसमें 241 वर्ष का अंतर माना गया है। अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसा शासक था जिसे अपनी वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना गया है। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासन से ही गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास के पटल पर आया था। इससे पहले भारतीय इतिहास के पटल पर गुप्त शासकों का कोई नाम नहीं मिलता है। हम ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के पहले घटोत्कच या अन्य जो इनके आदि राजा रहे होंगे उनकी स्थिति एक सामंत राजा जैसी रही होगी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के समय में वो अपने वंश को की स्वतंत्रता को प्राप्त करता है और गुप्त वंश को असली रूप से जो नींव डालने का काम होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में होता है। अब से हमने बताया ही है कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी के सिक्कों से ही हमें बहुत से ऐसी जानकारी मिलती हैं और बताया है कि लगभग इससे 25 से 26 सिक्के प्रकाश में आए हैं। यही चंद्रगुप्त और लिच्छव गणराज्य के साथ उसके वैवाहिक संबंधों को स्थापित करते हैं। इसलिए इस सिक्के का चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विवरण में उल्लेख करना अति आवश्यक हो जाता है। चंद्रगुप्त कुमार देवी या राजा रानी के प्रकार के सिक्के में चंद्रगुप्त और कुमार
देवी की आकृतियों के साथ उनके नाम भी उत्कीर्ण हैं। राजा रानी को अंगूठी, सिंदूरदानी और कंकड़ जैसी वस्तुएं समर्पित कर रही है। पृष्ठभाग में सिंहवाहिनी अर्थात दुर्गा देवी की आकृति है और ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख लिखा है जिसमें कि लिच्छवया शब्द उत्कीर्ण है। इन सिक्कों के प्रचलन काल के समय में विद्वानों में काफी मतभेद है। एक जो इतिहासकार हैं एलन, उनके अनुसार इन सिक्कों को स्मारक सिक्का माना गया है और यह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ना चला करके उनके पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा ढलवाया गया था, जिसने अपने माता पिता के विवाह की स्मृति में सिक्के को चलाया था। ये भी माना जाता है कि ये सिक्के जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं चलाए थे, समुद्रगुप्त ने अपने माता पिता के विवाह की स्मृति में इन सिक्कों को ढलवाया था। लेकिन एलन महोदय का जो ये तर्क है पूरी तरह से नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर समुद्रगुप्त इन सिक्कों को ढलवाया होता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर वो अपने नाम को भी उत्कीर्ण कराया होता, और ऐसा नहीं है। आल्टेकर जो इतिहासकार है उनका विचार है कि कुमार देवी लिच्छवी राज्य की शासिका थी और उन मुद्राओं के ऊपर लिच्छवियों का अंकन उनके आग्रह पर चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। यह तर्क सही प्रतीत होता है, क्योंकि इस समय तक लिच्छवियों ने अपने गणतंत्रात्मक व्यवस्था का परित्याग कर दिया था और राजतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण कर लिया था। कुमार देवी अपने पिता की अकेली संतान थी, इस कारण वो राज्य की उत्तराधिकारिणी बन गई थी और यही कारण था कि उनके साथ विवाह कर लेने से समुद्रगुप्त को लिच्छवी गणराज फ्री में या मुफ्त में वैवाहिक संबंध केवल स्थापित करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये संभव रहा हो, हम एक जो आकलन आता है ये भी संभव रहा हो, क्योंकि इनके विवाह का कोई वैसा प्रमाण नहीं मिलता कि कब विवाह हुआ था, तो ये हो सकता संभव रहा हो कि कुछ समय तक चंद्रगुप्त प्रथम ने और कुमार देवी ने पृथक पृथक अपने राज्य का संचालन किया। गुप्त क्षेत्र का शासन कुमार गुप्त द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया हो और उस समय लिच्छवी राज्य का संचालन हो सकता है कुमार देवी द्वारा किया जाता रहा हो। लेकिन धीरे धीरे वैवाहिक संबंध स्थापित होने पर गुप्त और लिच्छवी दोनों राज्यों में अपनी मुद्रा प्रचलित कराने के उद्देश्य से ये सिक्के ढलवाए गए हों। लिच्छवी लोग अपने समय में बहुत ही स्वाभिमानी और स्वाधीनता के प्रेमी थे, इसलिए उनका ये विचार जरूर रहा होगा कि हमारा राजगुप्त वंश में समाहित होने के बाद भी किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व में बना रहे, और इसी वजह से उन्होंने राजा रानी के सिक्कों को ढलवाया होगा। समुद्र काल में उनका अस्तित्व अवश्य समाप्त हो गया था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के समय में लिच्छवी और गुप्त लोगों का जो है वो अलग अलग कुछ ना कुछ जो है सत्ता बनी रही है। दोनों राज्यों का चूंकि समुद्रगुप्त एक वैधानिक उत्तराधिकारी था, माता पक्ष से वो लिच्छवियों के राज्य से संबंधित था और पिता पक्ष से वो जो है गुप्त काल से संबंधित था, इसलिए उसके समय में दोनों राज्य एक हो गए होंगे और पिता और नाना की संपत्ति का वो एकमात्र उत्तराधिकारी रहा होगा। इसी कारण समुद्रगुप्त के समय में लिच्छवियों ने अपने को गुप्त वंश में समाहित होने पर कोई आपत्ति न किया होगा। तो यह माना जाता है कि लिच्छवियों को सम्मान देने के उद्देश्य से ये राजा रानी या कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। फिलहाल इन सिक्कों के प्रचलन कर्ता के बारे में विवाद होने पर यह नहीं माना जाता है कि किसने छपवाया था या ढलवाया था, लेकिन यह निश्चित है कि इन सिक्कों पर लिच्छवियों का प्रभाव सबसे अधिक है। मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त का नाम बिना किसी सम्मान शब्द के साथ अंकित है, जबकि कुमार देवी के नाम के पूर्व इसमें श्री शब्द का उल्लेख है। तो ये निश्चित है कि इस पर लिच्छवियों का
ज्यादा वो प्रभाव पड़ा है। इसके पृष्ठभाग पर चूंकि लिच्छवयः शब्द फिर उत्कीर्ण है तो और उसमें गुप्तों का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये निश्चित रूप से आप मानिए कि इन सिक्कों या चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को विस्तार दिया, संपत्ति प्राप्त किया, एक राज्य प्राप्त किया, लिच्छवियों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन निश्चित रूप से उसके शासनकाल में लिच्छवी ज्यादा प्रभावी स्थिति में थे, जिनका की बाद में अपने में समाहित करने का से समुद्रगुप्त को मिलता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का यही एक ऐसा इतिहास है जो इतिहास के विभिन्न पुस्तकों से संकलित करके प्राप्त होता है। इसके बाद समुद्रगुप्त का शासन प्रारंभ होता है। हम अगले वीडियो में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।